We are going to start the lecture of renewable energy technology post lecture series, and today's topic is geothermal energy number one. And we are going to start the this topic in renewable energy technology. तो इंट्रोडक्शन की बात करें इससे पहले, द अर्थ इज ए ग्रेट रिजर्वायर ऑफ हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन इंटीरियर। तो ज़मीन जो है, जो उसका इंटीरियर है, उसमें बहुत सारे रिजर्वायर्स मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। और वो जो हीट है उससे फिर एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, और उसकी जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में मौजूद है, वो मोल्टन है, मतलब पिघली हुई सतह है इंटीरियर अंदरले हिस्से पे, ठीक है, जिसमें चट्टाने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, और मोल्टन जिसको हम कह सकते हैं कि पिघली हुई जो चट्टाने हैं वो भी इसमें शामिल है। सरफेस अपीयरेंस ऑफ दिस हीट एनर्जी is indicated by hot water springs and geysers discovered at several places. तो अच्छा, अब इस हीट की या इस हीट एनर्जी की अपीयरेंस जो कि ज़मीन की सरफेस पे मौजूद होती है, उसको हम कैसे देख सकते हैं? वो हमें नज़र आती हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर जो पानी है वो हल्का हल्का सा उबलता हुआ नज़र आए, या हम यूँ कह लें कि पानी जो है वहाँ से हल्का हल्का सा धुआं, क्योंकि वो उसके ज़मीन के अंदर वाले हिस्से पे हीट जो है वो मौजूद होती है। और गीज़र जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म और जो लावे की तरह जो ऐसे उबलता हुआ पानी होगा, और वो यूँ कह लें कि वो जो हॉट वाटर स्प्रिंग होगा वो ज़्यादा हीट नहीं होगी, उसकी एक लिमिटेड हीट होगी, लेकिन जो गीज़र्स हैं ये बहुत ज़्यादा होंगे, और उनमें हमें इस टाइप के जैसे ये नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब उसकी जो हीट लेवल है वो बहुत ज़्यादा होगा एनर्जी का, और हमें इस तरह के जो जिस मतलब जो स्मोक टाइप का जो है ना वो भी नज़र आएगा। अ हॉट स्प्रिंग इज डिस्चार्ज ऑफ हॉट 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मैंने भी बताया कि जो हॉट स्प्रिंग है वो डिस्चार्ज होगा हॉट वाटर का, जिसमें जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से के करीब होता है, मतलब ग्रेटर देन 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये बल्कि मतलब बॉयल्ड वाटर नहीं होगा, ठीक है। जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं वो एक नॉर्मल जो हॉट वाटर है उसको हम उसमें कह सकते हैं। वाटर फ्रॉम ए ओपनिंग एट द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ के सरफेस पे हमें मिलता है। और जो गीजर्स हैं इज अ हॉट स्प्रिंग कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर टर्बुलेंट डिस्चार्ज ऑफ बॉइलिंग वाटर इन स्टीम। जैसे ये जो चीज़ नज़र आ रही है हमें, मतलब टर्बुलेंट डिस्चार्ज होगा, इरेगुलर डिस्चार्ज होगा, वो बॉइलिंग वाटर होगा, और उसके अंदर से हमें जो स्टीम है जिसको मैं भी पहले स्मोक कह गया, एक्चुअली ये स्टीम है जो कि वाटर से जो है वो हमें अवेलेबल है, और ये जो एरिया है उसको हम गीज़र कहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखेंगे कि जो हॉट स्प्रिंग वाटर है दैट वन इज नॉट अ बॉइलिंग वाटर, बल्कि जो गीज़र है दैट वन इज अ बॉइलिंग वाटर विद स्टीम और इरेगुलर और टर्बुलेंट डिस्चार्ज। Heat can be experienced from the temperature rise of the earth's crust with increasing depth below the surface. So heat जो है वो क्योंकि टेम्परेचर राइज करेगी इंटीरियर ऑफ द अर्थ से सरफेस की तरफ, और जो टेम्परेचर राइज होता है वो अर्थ क्रस्ट का होता है। क्रस्ट कहते हैं जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, जिसको हम बाद में आगे फर्दर इन डिटेल भी पढ़ेंगे ज़मीन के डिफरेंट पोर्शंस को। तो हीट जो है एक्सपीरियंस की जा सकती है टेम्परेचर राइज जो कि अर्थ क्रस्ट से होगा, और वो जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर होगा वो डेप्थ बिलो द सरफेस होगा, क्रस्ट की जो सरफेस है। सर्कुलर टेम्परेचर ग्रेडियंट increases proportionally to depth at the rate of about 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो जैसे जैसे यूँ कहें कि ज़मीन की गहराई में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनली जो डेप्थ की रेट है उसके हिसाब से पर किलोमीटर जो है वो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उसका इजाफा होता जाएगा। वो ज़मीन की जो जो गहराई है वो हज़ारों किलोमीटर्स में है,
तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर किलोमीटर अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अच्छा खासा टेम्परेचर जो है वो राइज करता जाएगा जैसे जैसे डेप्थ जो है वो ज़मीन की इंक्रीज करती जाएगी। एट अ डेप्थ ऑफ 3 to 4 किलोमीटर वाटर बबल्स अप। तो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की अगर हम बात करें डेप्थ की, तो पानी जो है वो बबल्स अप हो जाता है। While at a depth of 10 to 15 kilometer, the Earth's interior is as hot as 1000 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ती जाएगी और हम 10 से 15 किलोमीटर की गहराई में चले जाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है या हो सकता है। द कोर ऑफ द अर्थ, जो जमीन का बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा है, सबसे गहराई का आखिरी तरीन हिस्सा है, उसको हम कोर कहेंगे। द कोर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड रॉक, जो कि लिक्विड इतना क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा कि जो रॉक्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, हॉट लिक्विड में, जिसको हम मैग्मा कहेंगे। और ये जो मैग्मा है, ये ये इसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और ये जो मैग्मा है इसको हम लावा भी कह सकते हैं उर्दू जुबान में। दिस जियोथर्मल हीट, ये जो हीट है जो ज़मीन के अंदर की, जिसको हम जियोथर्मल कहते हैं इंग्लिश में, इज ट्रांसफर टू द अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स ऑफ द वाटर विच आल्सो सर्कुलेट्स अंडर द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जिसको ट्रांसफर हो जाती है। अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स हैं जो वाटर के, जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, और इसके अलावा इनको ज़मीन की जो क्रस्ट हैं उनके अंडर भी इनको सर्कुलेट कर दिया जाता है। इट्स हीट dissipates into the atmosphere as warm water। ठीक है, इसकी जो गर्मी है, जो इनर हीट की, जो थर्मल हीट की, वो डेसिपेट्स होती है एटमॉस्फेयर में गर्म वाटर के तौर पे और स्टीम के तौर पे, जो कि वेंट्स अप थ्रू दी फिशरीज इन द ग्राउंड एज हॉट स्प्रिंग एंड रिवर्स, जो कि निकलती है हमारे पास ज़मीन पे, ग्राउंड पे, सरफेस पे, in the form of the hot springs and geysers। Limitless heat content in magma, लावा जो है वो लाज़मी बात है उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा हीट है, हम उसको लिमिटलेस कह रहे हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और इसके साथ प्लस द हीट जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिव डिकेज ऑफ अनस्टेबल एलिमेंट्स, और साथ में एक तो वहाँ पर लिमिटलेस हीट है, और दूसरे नंबर पे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जो कि ज़मीन के अंदरूनी हिस्से पर मौजूद हैं, ठीक है, और उनका जो डिके है वो अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं, जिसमें कौन कौन से हैं हम बता सकते हैं। जैसा कि पोटाशियम, जिसका 40 है, दिस इज आल्सो आइसोटोप पोटाशियम का, जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ पोटाशियम है। और थोरियम है, TH232, और जो U235 मतलब यूरेनियम का आइसोटोप है, यूरेनियम 235 इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। ये सारे के सारे जो हैं लिमिटलेस हीट के साथ, ये सारे रेडियो एक्टिव डिकेज को अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ये स्टेबल एलिमेंट्स नहीं, अनस्टेबल हैं, और ये अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में इन द अर्थ क्रस्ट मौजूद हैं। आर फॉर्म्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी एंड कंसिडर्ड एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो ये एक तो लिमिटलेस हीट कंटेंट हो गया लावा में, जो कि मैग्मा में है, और दूसरे नंबर पे जो हीट जनरेट हो रही है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द अनस्टेबल एलिमेंट्स है। तो ये सारे के सारे जो कि अबंडेंट फॉर्म में मौजूद हैं इन द क्रस्ट, और इस एनर्जी को हम जियोथर्मल एनर्जी को कह सकते हैं कि दिस इज द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। आइसोटोप जो है वो जो कि यूरेनियम पोटासियम के क्या हैं कि ये आइटम्स हैं, सेम एलिमेंट होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है कि दिस कंटेन्स द आइडेंटिकल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब अगर हम ये कहें कि पोटासियम और उसका आइसोटोप, तो इसका मतलब ये है कि इन पोटासियम में और K40 में आइडेंटिकल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इक्वल नंबर, बट देयर आर अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें जो डिफरेंस होगा वो न्यूट्रॉन्स का होगा।
Structure of the Earth's interior. The Earth consists of a series of concentric, मतलब आर्क टाइप की, हम देख सकते हैं कि ये गोल है और गोल के हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज सम काइंड ऑफ आर्क. ठीक है. आर्क शेल्स, देखो हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट आर्क्स के हमें शेल्स नजर आ रहे हैं जो कि डिफरेंट इन डेप्थ लोकेशंस हैं और उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं और डिफरेंट जो है उनकी डेप्थ है. So consist of a series of concentric shells. Its internal structure can be divided into three parts. Number one is the crust, number two is the mantle, and the number third one is the core. तो सबसे पहले बात करेंगे क्रस्ट की. The crust is the outermost layer of the planet. ये जो हमारा ज़मीन है और ज़मीन पे जो हमारी सरफेस है, प्लैनेट है हमारा पूरा, इस प्लैनेट का जो आउटर मोस्ट सरफेस है इसको हम क्रस्ट कहते हैं. जैसे हम देख सकते हैं दिस इज अ होल प्लैनेट एंड द आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर वाला सरफेस है, इसको हम कह सकते हैं कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. द cooled and hardened part of the earth that ranges in depth from approximately 5 to 70 किलोमीटर. क्योंकि ये ज़मीन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर ओपन स्पेस में है, एटमॉस्फेयर में ये मौजूद है और इसको कूल डाउन भी हो जाती है. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ओपन स्पेस में हवा है और डिफरेंट टाइप के जो मौसम हैं वो अवेलेबल हैं और ये कूल्ड भी है और हार्डन पार्ट भी है. और इसकी जो डेप्थ है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वो है 5 to 70 किलोमीटर. अच्छा, दिस लेयर मेक्स अप ओनली 1% ऑफ द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. अब ज़मीन का जितना भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में ये सिर्फ ओनली 1% है इंटायर वॉल्यूम, क्रस्ट जो है. इट मेक्स अप द इंटायर सरफेस, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरी ज़मीन पे, प्लैनेट पे जितना भी सरफेस है, ठीक है, चाहे वो कॉन्टिनेंट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो ओशन की फॉर्म में हो, ठीक है, या खुश्क ज़मीन की फॉर्म में, और ये चाहे वो ओशन की फॉर्म में हो. तो ये सारा का सारा ज़मीन का जो क्रस्ट है, ये ओनली इंटायर सरफेस इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 1%. और बाकी जो हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में भी बात करते हैं. तो हम देख सकते हैं कि जो बल्कि आगे चलते हैं फिर तफसील से बात करते हैं इसके हवाले से. अच्छा, अब यहाँ पर बल्कि देख लेते हैं कि हमारे पास दो टाइप के हमने बात की है क्रस्ट के हवाले से. तो क्रस्ट के हवाले से एक है कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंट्स, दूसरा है ओशन फ्लोर. तो हम देख सकते हैं जो ओशनिक फ्लोर है या जो ओशनिक क्रस्ट है वो तकरीबन 5 किलोमीटर तक है अवेलेबल फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द इन डेप्थ ऑफ 5 किलोमीटर. अच्छा, जो कॉन्टिनेंटल हैं वो उसकी जो क्रस्ट है वो तकरीबन 30 टू 40 किलोमीटर्स तक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आ जाती है और कुछ इससे ज़्यादा भी जो है वो इसको कंसिडर करते हैं, तकरीबन 50, कुछ 60, कुछ 70 तक. तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है क्रस्ट की डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 5 टू 70 किलोमीटर इसकी अप्रॉक्सीमेशन में क्रस्ट की जो इन डेप्थ है वो मिलती है. द थिनर पार्ट्स आर द ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, which underlies the ocean basins at a depth of 5 to 10 किलोमीटर. अच्छा, ये जो ओशनिक क्रस्ट है इट इज थिनर पार्ट, कह सकते हैं कि ये पतला पतला है, ये पतला हिस्सा है क्योंकि इसमें मोस्टली जो है वो वाटर अवेलेबल है, तो हम इसलिए इसको थिनर कह सकते हैं. तो दिस इज द ओशनिक क्रस्ट. बट थिकर क्रस्ट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ये जो ज़मीनी हिस्सा है उसको हम थिकर कह रहे हैं क्योंकि उधर हमारे पास एक तो वाटर भी अवेलेबल नहीं है, हार्ड लैंड अवेलेबल है. उस हार्ड लैंड को हम थिकर इसीलिए कह रहे हैं. और उसकी जो रेंज, जैसे मैंने पहले भी बताया कि तकरीबन मैक्सिमम 70 तक चली जाती है, लेकिन इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो तकरीबन 20 से 65 किलोमीटर तक अवेलेबल होती है. वेयर एज द ओशनिक क्रस्ट is composed of dense material such as iron magnesium silicate
अच्छा, इसमें डेंस मटेरियल होते हैं ओशनिक क्रस्ट के अंदर, जो कि आयरन, मैग्नीशियम सिलिकेट हैं। और ये क्या हैं? ये इग्नेशियस रॉक्स हैं, मतलब ये वो रॉक्स हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज है कि उसको कंबस्ट किया जाए या गर्म हो जाती हैं, इग्नाइट हो जाती हैं, लाइक बसाल्ट। ठीक है, बसाल्ट जो है ये भी एक रॉक है जो कि इग्नेशियस है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेस डेंस एंड कंपोज्ड ऑफ सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम। तो इस यहाँ पर है आयरन, मैग्नीशियम सिलिकेट, और यहाँ पर है सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम। सिलिकेट रॉक्स हैं लाइक ग्रेनाइट। ठीक है, तो ये जो हैं ये ग्रेनाइट्स की रॉक्स हैं जो कि अवेलेबल होती हैं इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द अपर मोस्ट सेक्शन ऑफ द मेंटल, ये जहां पर ये क्रस्ट खत्म होता है उस एरिया पर ये मेंटल तक जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। टुगेदर विद द क्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट द लिथोस्फेयर। तो इस एरिया को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये ऊपर का जो एरिया है ये क्रस्ट है और ये मेंटल है। मेंटल जो सेकंड पोर्शन है, मतलब क्रस्ट के बाद, तो ये मेंटल का जो जहां पर ये लिथोस मतलब ये क्रस्ट स्टार्ट हो रही है, और ये अपर एरिया ऑफ अपर मेंटल, तो ये जो एरिया है इसको हम लिथोस्फेयर कह रहे हैं। ठीक है, और ये तकरीबन 100 किलोमीटर डेप्थ का होता है। एन इरेगुलर लेयर विद अ मैक्सिमम थिकनेस ऑफ परहैप्स 200 किलोमीटर। ये मैक्सिमम थिकनेस है जो कि एस्टिमेट की जा सकती है, लेकिन नॉर्मली इसको 100 किलोमीटर का भी मतलब कंसिडरेशन में इसको लेते हैं। और ये जो बसाल्ट हैं, क्योंकि ये इग्निशियस रॉक्स हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ बसाल्ट। एक्सक्लूसिव इग्निशियस हैं, वॉल्केनिक रॉक्स हैं। वॉल्केनिक रॉक्स वो हैं जिसमें इतनी टेंडेंसी होती है कि वो पिघल जाते हैं या उसमें से हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, अब मेंटल की बात कर लें। द अपर रिजिड पार्ट ऑफ द मेंटल एक्सटेंड्स अप टू 100 किलोमीटर below the separating crust and contains mainly iron and magnesium। जैसे बताया कि जो अपर रिजिड पार्ट ऑफ द मेंटल है जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है टुवर्ड्स 100 किलोमीटर, और एस्टिमेशन में इसको 200 तक भी ले जाते हैं, लेकिन एज पर दिस फिगर वी कैन से दैट इट इज 100 किलोमीटर ऑफ रेंज, जहां पर आयरन और मैग्नीशियम ये दो ऐसे मटेरियल्स जो हैं वो अपर वाले जो अपर मेंटल का जो पार्ट है यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं ये सारा सेक्शन जो है दिस इज द अपर मेंटल पार्ट। द क्रस्ट एंड अपर मेंटल फॉर्म द लिथोस्फेयर। जैसे ये पहले भी बात हो चुकी है, जो क्रस्ट से लेकर, ठीक है, और जो निचला अपर मेंटल का जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लिथोस्फेयर कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लोअर मेंटल, ये है डाउन का हिस्सा। और इस टोटल को, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अगर हम मिलाते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज द होल मेंटल। वन पोर्शन इज द अपर मेंटल एंड द सेकंड पोर्शन इज द लोअर मेंटल। सो द लोअर मेंटल एक्सटेंडिंग अप टू 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो जो लोअर मेंटल है उसको तकरीबन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हैं कि फ्रॉम दिस पार्ट टू दैट पार्ट, ठीक है, दिस इज द लोअर मेंटल। तो हम देख सकते हैं कि दिस इज द अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। और ये जो पार्ट है दिस वन इज द लेस रिजिड, ठीक है, एंड हॉट, क्योंकि जितनी ज्यादा गहराई में जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोअर मेंटल है ये 2900 किलोमीटर है अर्थ सरफेस से, और ये लेस रिजिड है, हॉटर है। जितना हॉट होगा लाजमत है वो लिक्विडी शेप में आ जाएगा और वो कम रिजिड होगा। सो दिस इज नोन एज एथेनोस्फेयर। और इस पार्ट को हम ये देखें, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द एथेनोस्फेयर and is capable of being reformed। और जो एथेनोस्फेयर है वो जो है वो कहां से कहां तक होगी, वो होगी अपर मेंटल से लोअर मेंटल तक। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे कि इससे पहले जो लिथोस्फेयर थी वो थी क्रस्ट से अपर मेंटल तक। ठीक है, और जो एथेनोस्फेयर है ये हम देखें कि ये जो
अपर मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा और ये जो लोअर मेंटल का अपर वाला हिस्सा, इसको हम कहेंगे कि दिस इज दी थैनोस्फीयर। और ये तकरीबन 660 किलोमीटर की ये है, ठीक है। और ये जो बाकी हिस्सा है वो निचले लोअर मेंटल, इन दोनों को मिलाकर तकरीबन 2900 किलोमीटर ये बन जाता है। द फिनोमिना ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स का फिनोमिना जो कि हम अक्सर जल्जले में यूज करते हैं कि प्लेट जो हैं वो ज़मीन की हिल गई हैं या प्लेट्स जो हैं वो ज़मीन की सरक गई हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट which generated from this the mantle area of the earth. The phenomena of plate tectonics, that is the movement of the earth's crust, is caused by अर्थ क्रस्ट का मतलब मूवमेंट ऊपरला हिस्सा होता है ना, जल्जला जब आता है तो जमीन के अंदर की जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, उसके मूव करने से जो ऊपरला सरफेस है जमीन का वो भी हिलता है, वो मूव करता है, क्रस्ट जो है जमीन की, और उसके मूव करने से जल्जला आता है, और जल्जला आने से फिर आपने देखा कि जो डिफरेंट टाइप के नुकसान जो हैं वो होते हैं। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कास्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेयर। तो ये जो लिथोस्फेयर का एरिया है उसकी मूवमेंट होती है ओवर द स्टेनोस्फेयर। तो हम यहां देखें कि दिस इज व्हाट वी हैव अ सी लेवल, ठीक है, एंड द वोल्केनिक माउंटेन चेन्स यहां पर आ गई, और जो अंदर की तरफ अगर हम आए तो हम देख सकते हैं कि ये जो ओशनिक ट्रेंच है अंदर अवेलेबल है पूरा एरिया, तो ओशनिक लिथोस्फेयर आ गया, उसके नीचे है स्टेनोस्फेयर, ठीक है। तो ये जो ओशनिक लिथोस्फेयर है ये इसकी मूवमेंट जो है होती है ओवर दी स्टेनोस्फेयर, ठीक है, यहां पर इसकी मूवमेंट इस इन मतलब इस जगह पे होती है, प्लेट्स की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है, जो ऊपर का एरिया है, इसमें भूचाल आता है, ठीक है। और ये जो वॉल्केनिक माउंटेन चेन्स भी हैं, और इसके अलावा बाकी जो ज़मीनी एरियाज हैं वहाँ पर क्या होता है कि जब ये प्लेट्स आपस में मूव करती हैं लिथोस्फीयर और थैनोस्फीयर की, तो उसकी वजह से जो ऊपर की जो क्रस्ट है उसमें भी मूवमेंट आती है, और उसके मूवमेंट आने से फिर जो हमने देखते हैं ये जो वॉल्केनिक माउंटेन जो है ये रप्चर करते हैं, मतलब जो लावा फटता है वो भी इसी वजह से है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो जल्जले आते हैं वो भी इसी वजह से है। लेकिन हमने क्योंकि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है बात करने का वो एनर्जी के हवाले से है, वो हीट एनर्जी, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि वी नीड वॉल्केनिक माउंटेन चेन, क्योंकि ये जो ऐसे रिजर्वायर चाहिए होते हैं जहाँ पर हीट की अवेलेबिलिटी मौजूद हो, ताकि उसको एक्सट्रैक्ट करके और फिर जो है फर्दर जो सी बिजली जो है वो बनाई जा सके। अच्छा, अब नंबर थर्ड पर जो जमीन का लास्ट पार्ट है, दैट वन इज द कोर, जमीन का जो आखिरी हिस्सा है। तो इट फॉर्म्स अबाउट 33% ऑफ द अर्थ मास, ये तकरीबन 33% जो है वो जो जमीन का मास है वो टोटल 100% में से वो सिर्फ इस कोर का है, इसी का है, एंड हैज अ रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर, उसका जो रेडियस है वो तकरीबन 3500 किलोमीटर है। The outer core is molten or liquid, while the inner core is believed to contain nickel iron alloy. अच्छा, जो आउटर कोर है उसके बारे में ये मफरूज़ा है कि वो मोल्टन है, पिघला हुआ लावा है, लिक्विड है, और जो इनर कोर है वो तकरीबन 1170 उसका रेडियस है, उसके किलोमीटर उसका रेडियस है, आउट ऑफ दिस 3500 किलोमीटर, जो कि ये बिलीव किया जाता है वो तकरीबन निकल आयरन के अलॉयज जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। द हॉट मॉल्टन रॉक ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड मैग्मा, इससे बात हो चुकी है कि जो मेंटल है उसके जो पिघले हुए रॉक्स हैं उनको हम मॉल्टन रॉक्स जो है मेंटल के अंदर, उसको मैग्मा कहते हैं, लावा कहते हैं। द आउटर कोर बीइंग इन द मोल्टन स्टेट बिहेव्स लाइक अ लिक्विड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज। कि जो आउटर कोर है ये वो एरिया है मोल्टन स्टेट का जो कि बिहेव करता है एज अ लिक्विड, क्योंकि पिघला हुआ है और क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल दी अर्थक्वेक्स, जो कि जल्जले आते हैं, और जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वी हैव हेयर टू टाइप्स ऑफ अर्थ कोर्स, one is this is the outer core, okay, and this is the inner core.
तो आउटर कोर है वो तकरीबन 2270 अप्रॉक्सीमेटली, और इनर कोर जो है वो तकरीबन 1216 किलोमीटर्स। तो हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो तकरीबन तकरीबन 3400 कुछ किलोमीटर बन जाता है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 3500 किलोमीटर कह रहे हैं, जो कि इनर कोर और आउटर कोर को अलग अलग से डिफाइन कर रहा है। और टोटल जो ज़मीन का इनर है वो हम देख सकते हैं वो तकरीबन 6371 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, जो कि इनर कोर से, ठीक है, इनर कोर से और क्रस्ट की सरफेस तक 6371 किलोमीटर। सो थर्मल ग्रेडियंट इज क्रिएटेड, एक लेयर है, ग्रेडियंट है थर्मल हीट की, फ्रॉम कोर टू मेंटल एंड अर्थ क्रस्ट। मतलब वो जमीन से ऊपर की तरफ एक ग्रेडियंट ऐसे थर्मल बनता है जो कि कोर से मेंटल की तरफ आता है पहले, और फिर अर्थ क्रस्ट की तरफ जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि आउटवर्ड फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम मोल्टन हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू द कूलर सरफेस मेक्स द अर्थ टू ऑपरेट लाइक ए हीट इंजन। हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन की इंटीरियर से, गहराई से कोर टू मेंटल पे पहले हीट पहुंचती है, फिर मेंटल से ऊपर चलती हुई सैनोस्फेयर से, लिथोस्फेयर से होती हुई अर्थ की क्रस्ट की तरफ जाती है। और ये जो आउटफ्लो है, आउटवर्ड फ्लो है हीट एनर्जी का, इसको हम कह सकते हैं कि ये इंटीरियर ऑफ मोल्टन इंटीरियर ऑफ अर्थ से कूलर सर की तरफ मूव करती है, जो कि ऑपरेट है लाइक अ हीट इंजन। और हीट इंजन जो है वो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं हीट को इनटू दी मैकेनिकल एनर्जी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसके बारे में बात करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ और जो जल्जलों की एक्टिविटीज़ है वो इन्हीं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से होती है। सो द लिथोस्फेयर विच कॉन्स्टिट्यूट द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। ये जो लिथोस्फेयर का एरिया है, जो कि हमें अंदाज़ा है कि अपर मेंटल और जो क्रस्ट है उससे ये मिलके बना होता है, उसको डिवाइड कर सकते हैं हम प्लेट्स में। और these plates are in a state of constant relative motion at a speed of few centimeter per year। तो क्या होता है कि ये जो प्लेट्स हैं ये कांस्टेंट रिलेटिव मोशन में होती हैं, और इनकी जो स्पीड होती है तकरीबन वो फ्यू सेंटीमीटर्स होती है तकरीबन पर ईयर के हिसाब से। सो द प्लेट टेक्टोनिक concept represents the continents and the sea floor slides on the surface of the stenosphere। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है बेसिकली जनरेट करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इससे पहले जो स्लाइड्स आई थी उसके अंदर जो टेक्टोनिक थ्योरी थी वो स्टेनोस्फेयर से मूव करती है टुवर्ड्स लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर की मूवमेंट होती है स्टेनोस्फेयर में, और वहां से फिर ये जो जो प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट है कॉन्टिनेंट्स में भी और सी फ्लो साइड्स पर भी, वो सरफेस पे स्टेनोस्फेयर से उनकी जो स्टार्ट है वो होती है। When they collide or grind, जब भी आपस में टकराती हैं, ये ग्राइंड करती हैं, the earthquakes and volcanic eruptions take place। तो जो earthquakes हैं और साथ में जो volcanic eruptions हैं वो take place होते हैं। It is near the junctions of these plates that heat travels rapidly from the interior magma to surface volcanoes। तो ये junctions जो वहाँ होते हैं प्लेट्स के, जब वो आपस में टकराते हैं और टकरा के क्या होते हैं, जो उससे हीट जो है वो ट्रैवल करती है रैपिडली इंटीरियर मैग्मा, जो उसका लावा है वो ट्रैवल करता है टू सरफेस वॉल्केनोस। जो ज़मीन पे जो वॉल्केनोज हैं, जो ऐसे पहाड़ी सिलसिले हैं कि जहाँ पर जो ये जो मैग्मा है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। द एक्टिव वॉल्केनोज आर ड्यू टू दी जियोथर्मल एक्टिविटीज़। और ये जितने भी वॉल्केनोज हैं एक्टिव हों, जो खासतौर पर जापान में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो वो इन्हीं जियोथर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से ही होते हैं। और फिर ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। Most volcanoes and the earthquakes occur in narrow bands along the major displacement in the earth substructure that mark the edges of the crustal plates। तो ये जो volcanoes और earthquakes कहाँ आते हैं, और ऐसे एरियाज में आते हैं नैरो बैंड्स जहाँ पर हैं, जहाँ पर जो है वो अर्थ का सब स्ट्रक्चर में ऐसे डिस्प्लेसमेंट हैं कि जिनके एजेस जो हैं उनको मार्क कर सकते हैं एज अ क्रस्टल प्लेट्स। उनको हम क्रस्टल प्लेट्स के नाम से मार्क कर सकते हैं। द ओशनिक सर्वे रिवील द वर्ल्ड
wide system of mid oceans edges along which new crust is continuously formed। तो जो ओशनिक सर्वे के बारे में ये बताया गया है कि दुनिया के जो सिस्टम्स हैं मिड ओशंस के अंदर, उनके एजेस जो हैं वो इस तरीके से हैं कि वो न्यू क्रस्ट जो है वहां पर फॉर्म होती रहती हैं ड्यू टू दी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से। एंड एट द सेम टाइम सेमोग्राफिक ऑब्जर्वेशंस, ये एक ऐसा आला है, इंस्ट्रूमेंट है, जो रिकॉर्ड करता है मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। क्योंकि ज़मीन के अंदर जब अर्थक्वेक आता है उसकी मोशन को इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड करता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये देखता है कि showed that many earthquakes had their focal points beneath the ocean trenches। तो बहुत से जो earthquakes हैं उनका जो मोस्टली फोकल पॉइंट होता है वो समंदर के अंदर के हिस्सों पे होता है, गहराई में। ठीक है, ऐसे ट्रेंचेस होते हैं जहाँ पर एक क्रस्टल प्लेट्स होती हैं और वहाँ से ये जो कंसेप्ट है प्लेट टेक्टोनिक का वो ओरिजिनेट होता है। अक्सर हमने देखा है कि जो ज़लज़ले हैं वो समंदरों में आते हैं और उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुनामीज जो हैं वो डेवलप होते हैं और उसकी वजह से पूरा जो शहर है वो बर्बाद होता है। और हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, जापान के सुनामी खास तौर पे इसमें बहुत फेमस है, जो कि पिछले डेकेड में हमने ऑब्जर्व किया था। Moments that produce earthquakes were analyzed, and it was observed that the plate generated at a mid-ocean's elevation were far away, जो कि बहुत दूर होती हैं जहाँ जनरेट करती हैं, लेकिन उसकी जो फोर्स है, ताकत बहुत ज़्यादा होती है। Plunging down an earthquake-ridden subduction zone. In this way, the boundaries of the plates are identified. अच्छा, the boundaries between the plates are of three types। जो बाउंड्रीज हैं प्लेट्स की वो कितने टाइप्स की हैं? एक है डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, दूसरी है कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज और तीसरी है कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। तो सबसे पहले है डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, जिसको हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स मूव सेपरेटली। ठीक है, कि हम दो प्लेट्स की अगर बात कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, डाइवर्ज का मकसद यही है कि वो डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग की तरफ सेपरेटली जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स मूव सेपरेटली अलाउइंग अपवेलिंग, मतलब ऊपर की तरफ जाना, अलाउ करना, ऑफ मोल्टन मैग्मा फ्रॉम एस्थेनोस्फीयर टू क्रिएट न्यू लिथोस्फीयर। तो क्या होता है, ये वो उस टाइप की जो बाउंड्रीज हैं कि जो कि आपस में एक दूसरी जो प्लेट्स हैं वो सेपरेट हो रही हैं और अलाउ करती हैं मोल्टन मैग्मा को कि वो अपवेलिंग की तरफ, मतलब वेलिंग ऊपर की तरफ जाए। कहां से? कि जो लोअर पार्ट है एस्थेनोस्फीयर से क्रिएट न्यू लिथोस्फीयर, ऊपर की नई सतह बन जाए। दस मिड ओशनिक रिजेस आर फॉर्म्ड, जो कि जो एरिया है जिसको हम कह सकते हैं वो बन जाएंगे मिड ओशनिक, विच समटाइम राइज अबव सी लेवल एज आइसलैंड एंड एजोरस आइलैंड। तो इसमें क्या होता है कि वो राइज करेंगे सी लेवल से ऊपर की तरफ। तो कुछ ऐसे जो हैं वो आइलैंड जो हैं वो इसकी वजह से भी क्रिएट हो जाते हैं, जस्ट लाइक आइसलैंड, और एजोरस जो आइलैंड है वो भी इसमें शामिल है। सेकंड नंबर पे है कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज और डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। ठीक है, आर फॉर्म्ड व्हेन, ये कंस्ट्रक्टिव हो गई पहले वाली और ये डिस्ट्रक्टिव है। आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स दैट इज ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कोलाइड। कि जब ये ओशनिक क्रस्ट है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये आपस में कोलाइड करती हैं, एंड वन प्लेट सिंक्स बीनीथ द अदर। जो एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट से नीचे की तरफ, गहराई की तरफ सिंक करती है, विच इज रीएब्जॉर्ब इनटू द मेंटल, जो कि मेंटल में अब्जॉर्ब हो जाती है, दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाती है, एंड डिस्ट्रॉयड और डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज द सबडक्शन। तो मेल्टिंग ऑफ द सिंकिंग प्लेट क्रिएट्स शेल्स ऑफ मैग्मा। वो क्या, जो सिंकिंग प्लेट्स हैं वो मेल्टिंग है तो क्या होता है कि उससे शेल्स ऑफ मैग्मा बन जाता है, दैट राइज इनटू द अपर प्लेट, जो ऊपर की प्लेट की तरफ आ जाता है, एंड बिकम अ हीट सोर्स फॉर द जियोथर्मल रिजर्वायर, जो कि हीट सोर्स बन जाता है जियोथर्मल रिजर्वायर पर। एंड द फाइनल वन, द थर्ड वन, इज द कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। और ये कैसे अकर करती है? व्हेन वन प्लेट ग्राइंड्स जर्कली पास्ट अनदर, के क्या होता है कि जब एक प्लेट जो है वो ग्राइंड करती है, जर्क लेती से लेती है और वो पास हो जाती है वहां से दूसरी तरफ, एंड नो लिथोस्फीयर इज इधर डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। तो कोई भी लिथोस्फीयर जो है वो ना डिस्ट्रॉयड होगा और ना क्रिएट होगा, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज द कंडीशन ऑफ कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। और इसकी जो एग्जांपल है, दैट वन इज द कैलिफोर्नियाज सैन एंड्रेस
fault which caused earthquake in 1906। तो 1906 के अंदर जो कि एक अर्थक्वेक आया था काफी बड़ा कैलिफोर्निया सैन एंड्रेस के अंदर, वो कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज की एग्जांपल पे शामिल है।